जीएस क्रांति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नववर्ष की इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो भी लक्ष्य इस वर्ष के लिए निर्धारित किए हो उसकी प्राप्ति हो, यही ईश्वर से मैं कामना करता हूँ। आइए आप सभी लोग के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित भारत और चीन के बीच संबंध के हाल फिलहाल के जो महत्वपूर्ण विवाद और संबंधों में नए परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध न केवल मेंस के लिए महत्वपूर्ण होता है बल्कि अब सिविल सेवा परीक्षाओं के प्रीलिम्स में भी इसके क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसे समझना जरूरी है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन दो ऐसी ताकत है, कहाँ की? एशिया की एक उभरती ताकत है, उभरती हुई ताकत है। और चीन ये जानता है कि अगर एशिया में उसे कोई चुनौती दे सकता है तो भारत दे सकता है। फिर भारत इस तरह की कोई मंशा नहीं रखता, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। यह हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में। तो भारत इस तरह की मंशा नहीं रखता कि चीन एक तरह से कहा जाए कि वो मौका परस्त है, अवसरवादी है। इसका इतिहास भी गवाह है। आप सभी लोग जानते हैं कि लगभग दोनों ही देश एक ही दशक में आजाद हुए और 1 अप्रैल 1950 को इनके बीच, भारत और चीन के बीच संबंध की शुरुआत हुई। संबंध की शुरुआत हुई। लेकिन 1950 में ही 1950-51 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लिया गया। अब तिब्बत पर कब्जा करना, चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करना, यह भारत में अशांति का कारण भी बन गया, क्योंकि तिब्बत एक ऐसा देश था जो बीच में होने की वजह से भारत का उत्तरी क्षेत्र हमेशा शांत रहता था। लेकिन जब से चीन ने कब्जा कर लिया, तब से सीमा संबंधी विवाद निरंतर बना रहता है। तो यहाँ पर एक तो इसका ये देखते हैं कि 1950-51 में फिर भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ 29 अप्रैल 1954 को, और जिसे कहा गया पंचशील समझौता। इसमें थोड़ा चर्चा करना जरूरी होगा, इसलिए क्योंकि पंचशील समझौता हमारी विदेश नीति का आधार तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? क्योंकि इसमें जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वह बौद्ध धर्म से लिया गया है। और ये शब्द जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। यह शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। ये माना जाता है कि पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो गहराई से चर्चा करने के बजाय हम लोग देखते हैं कि आखिर पंचशील सिद्धांत में है क्या। पंचशील सिद्धांत में जैसे दोनों देश शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, एकता अखंडता का सम्मान करेंगे और आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है पंचशील सिद्धांत है। लेकिन ये एक समझौता था। ये समझौता बहुत दिनों तक नहीं चला और आप सभी लोग जानते हैं सीमा विवाद लेकर अक्टूबर
1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया और ये आक्रमण यहीं से तब तक भारत का संबंध अच्छा नहीं रहा जब तक कि राजीव गांधी के द्वारा 1988 में उन्हें भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 1988 में चीन का दौरा हुआ। तब से संबंध में सुधार हुआ, तब से निरंतर संबंध में सुधार हुआ और संबंध में सुधार हुआ, लेकिन स्पेशली आर्थिक क्षेत्र में इस क्षेत्र में सुधार हुआ और भौगोलिक दृष्टि से या सामरिक दृष्टि से विवाद तो आज भी बना हुआ है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं भारत और चीन के बीच संबंध की चर्चा करें। एशिया की उभरती हुई दोनों ताकत है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए तो भारत एक ताकत के रूप में उभरे। यह भी कभी नहीं चाहेगा कि भारत पूरी तरह से बर्बाद भी हो जाए पाकिस्तान की तरह, क्योंकि चीन को सबसे बड़ा बाजार भारत मिलता है। चीन के द्वारा सबसे ज़्यादा निवेश भी भारत में किया गया है, तो ये चीन कभी नहीं चाहेगा। लेकिन यह भी नहीं चाहेगा कभी भारत एक ताकत के रूप में चीन को चुनौती दे, ये तो क्लियर है। तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा इतिहास पर अगर हम नजर डालें, एशिया की उभरती हुई ताकत 1 अप्रैल 1950 को भारत और चीन के संबंध की शुरुआत हुई और 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता, जो पंचशील शब्द बौद्ध धर्म से लिया गया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया और उसी समय कहा गया हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये संबंध, ये समझौता चला नहीं और अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ। बाद में सीज फायर की स्थिति बनी और कहा जाता है नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया। ये कभी पूछा जा सकता है तो याद रखिए, नाथुला दर्रा 1962 में बंद किया गया और 2006 में से दोबारा खोला गया है। इसको याद रखिएगा, ये कभी भी पूछा जा सकता है लोगों से। नाथुला दर्रा बंद कर दिया गया और अक्साई चीन का हिस्सा पाकिस्तान के सहयोग से एक बड़े से क्षेत्र पर चीन के द्वारा अधिकार कर लिया गया। लेकिन जब भारत के तत्कालीन राजीव गांधी प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा दौरा किया गया, तो वहां से एक नए युग, एक तरह से कहा जाए नए युग की शुरुआत। लेकिन आज भी चीन एक अवसरवादी है, मौका परस्त है। जब भी मौका पाता है वो भारत के साथ विरोध, उसकी सीमा का अतिक्रमण और तमाम चीजें करता है। एक विरोध उसका और भी है। आप इन दोनों के बीच में 1959 में दलाई लामा का भारत के लिए प्रवास, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में आकर तिब्बती प्रवासी लोग रहे। चीन इस चीज का विरोध भी किया और आप उसे बुरा भी लगता है कि भाई तिब्बत जो है कि उसका क्षेत्र है और उसके क्षेत्र के जो विद्रोही हैं उनको शरण भारत के द्वारा दिया गया है। तो ये इतिहास में कहा है कि किस तरह से इन दोनों के बीच संबंध रहा। लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी मुद्दे हैं जो कि उनके बीच संबंध में गर्मा करते हैं। देखिएगा मुद्दे कौन कौन से हैं। मुद्दे हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी, चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश की 15 जिलों
बदलने का दावा किया, बदलने का दावा किया। तीसरा, डोकलाम का विवाद। डोकलाम सिक्किम में है, सिक्किम में। और गलवान घाटी का विवाद, गलवान घाटी का विवाद, का विवाद। चौथा, वन बेल्ट वन रोड, जो एक महत्वाकांक्षी इसकी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निर्माण, आर्थिक गलियारे का निर्माण, पीओके के रास्ते किया है, बिना भारत की सहमति लिए, भारत की सहमति लिए बिना। फिर तो ये तो कुछ विवाद के कारण है, और कुछ कारण यह भी है, जैसे दक्षिणी चीन सागर में अन्वेषण हेतु ताइवान ने भारत को आमंत्रित किया है। यह भी दक्षिणी चीन सागर का 90% हिस्सा पर दावा चीन अकेले करता है। यही कारण है इसका विवाद ताइवान से और फिलीपींस दोनों से रहता है, ताइवान और फिलीपींस दोनों से रहता है। तो यहाँ देखिएगा, अब ये देखते हैं किस तरह से क्या क्या इनका होता है। जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको बोलते हैं, तो एंटी तो जानते हैं कि कोई चीज है उसका एंटी है, मतलब उसका विरोधी, अपोजिट। डंपिंग को हम समझते हैं, डंपिंग क्या होता है, जब किसी देश में विनिर्माताओं द्वारा वस्तुओं का उत्पादन इतना अधिक कर दिया जाए, आशंका हो उस वस्तु की कीमत गिरे, इसके निवारण हेतु, मतलब वस्तु की कीमत न गिरने पाए, इसके लिए वो अपने देश में वस्तु की कीमत न गिरने पाए, दूसरे देश में वस्तु की कीमत से कम पर बेच देते हैं। और जब वस्तु की कीमत से कम पर दूसरे देश में बेचेंगे तो यहाँ पर दूसरे देश में भी समस्या उत्पन्न होगी। मान लीजिए ए है और ए बी है, ए देश है और बी देश है। यहाँ से ई वाला देश का विनिर्माता विक्रेता अगर ले जाकर कम मूल्य पर यहाँ पर बेचता है, तो यहाँ के जो बाजार के विक्रेता और विनिर्माता है, इन लोगों को प्रतियोगिता में समस्या उत्पन्न होगी। तो समस्या उत्पन्न होगी, तो इससे बचने के लिए यहाँ की सरकार क्या करती है, एंटी माने इसका अपोजिट डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो फिर से समझिएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी किसको बोलते हैं, डंपिंग तब होता है जब किसी देश के द्वारा किसी देश के विनिर्माता तथा विक्रेता दोनों लोग अगर वस्तु की कीमत अधिक हो गई है तो उस वस्तु की कीमत न गिरने पाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, दूसरे देश में कम मूल्य पर ही वस्तु को बेचने का प्रयास करते हैं। तो इस स्थिति में तो यहाँ तो मान लीजिए वस्तु की कीमत नहीं गिरी, लेकिन दूसरे देश में क्या होता है कि वहाँ के बाजार के जो सहभागी हैं, विक्रेता विनिर्माता, उनको समस्या होती है। उनको समस्या ये होती है कि वो कम मूल्य पर बेचने की वजह से वो प्रतियोगिता में बाहर हो जाते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि यह कृत्रिम ढंग से उनको बाहर करना हुआ। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाता है। तो हम इसको समझते हैं कि चीन जो है, चीन प्रायः जो है कि देखिए, चीन में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण बहुत ज़्यादा हो चुका है, और यही कारण है कि वहाँ पर उत्पादन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। उत्पादन अधिक होने की वजह से बाजार में कभी कभार स्थिति ऐसी बन जाती है कि वस्तु की कीमत बहुत तेज गति से नीचे गिरना शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए ऐसा करते हैं।
चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश का नाम 15 जिलों का नाम बदला जा रहा है। ये जो है मुझे जहाँ तक लगता है कि भारत जिन जिन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है उसको उसके दिमाग को डाइवर्ट करना, हमें तो यही लगता है, या तो बार बार दावा करके भारत को परेशान करना, ये भी हो सकता है। डोकलाम का विवाद और गलवान घाटी का विवाद, ये तो 2019-20 में बना रहा। ये समस्या थी कि डोकलाम सिक्किम में है, जहाँ पर वो सड़क का निर्माण करने का दावा कर रहा था कि इसी से मेरी संप्रभुता बचेगी। और गलवान घाटी लद्दाख में है, यहाँ भी अतिक्रमण वहाँ उसके सैनिक किए थे, यहाँ पर झड़प हुई थी भारतीय सैनिकों से और उनसे। वन बेल्ट वन रोड, ये वन बेल्ट वन रोड एक महत्वाकांक्षी योजना है, एक महत्वाकांक्षी योजना है। चीन का ये मानना है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका जैसे देशों में रोड के माध्यम से, जलमार्ग के माध्यम से, वायुमार्ग के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सके। इसके लिए वो आधारभूत संरचना का निर्माण करने के लिए सभी देशों से समझौता कर रहा है। हालांकि भारत और अमेरिका जैसे देश इस समझौते से बाहर है। भारत की आपत्ति क्या है? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का जो निर्माण किया जा रहा है वो पाक अधिकृत कश्मीर में बिना भारत से सहमति लिए इस तरह का कर रहे हैं, तो इस पर भी भारत को आपत्ति है। और चीन का जो पॉलिसी है कि भारत को चारों तरफ से घेरने की पॉलिसी है चीन की। तो एक चीज तो ये हो गया। दक्षिणी चीन सागर का विवाद बड़ा ही गंभीर विवाद है। पहला विवाद ताइवान से चीन का विवाद चल रहा है और दूसरा फिलीपींस से भी। तो यहाँ पर ताइवान ने भारतीय कंपनियों को, जो तेल उत्खनन कंपनियां हैं, उनके अन्वेषण हेतु यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में उनको अधिकार दिया है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो भारत और चीन के बीच विवाद के कारण है। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जैसे कि जब भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर बातचीत होती है तो हमेशा वो पाकिस्तान का पक्ष लेता है। लेकिन भारत भी कूटनीतिक स्तर और अन्य मुद्दों पर कमजोर नहीं है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे मंच हैं जहाँ पर ये दोनों सदस्य हैं, हम उसको समझते हैं। जैसे ब्रिक्स में भारत और चीन दोनों सदस्य हैं। SCO संघाई सहयोग संगठन जो 2001 में स्थापित किया गया, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी भारत और चीन सदस्य के रूप में, और भी देश हैं लेकिन भारत चीन सदस्य रूप में है। इसके अलावा रिक, जिसमें रसिया, इंडिया और चाइना, इसमें भी। तो ये भारत इन मंच के माध्यम से अपने संबंध को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, कूटनीतिक सहारा लेता है इसके माध्यम से। तो यह एक महत्वपूर्ण विषय था जिसका संक्षिप्त में हमने थोड़ा बहुत बताया। हालांकि ये बहुत ही व्यापक है। भारत और चीन के बीच संबंध का जो बहुत गहराई से इस पर शोध होता है कि किस तरह से चीन समय समय पर अपनी पॉलिसी को चेंज कर रहा है। तो आज बस ये है।